अगर आप यूपी दरोगा पेपर दे रहे हैं तो ये सीरीज और ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका महत्व आपको तब समझ आएगा जब आप यहाँ से क्वेश्चन अपने पेपर में देखेंगे। ठीक है, आज हम 14 नवंबर 2021 को यूपीएसआई में जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस आए थे वो हम सारी सारी यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये 6th वीडियो है पॉलिटी की, पीवाईक्यूज की। ठीक है, तो इससे पहले वाली आप जो 5 वीडियो हैं उनको देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखिए कि 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल कौन सा विषय है, जो यहाँ दिए हुए ऑप्शन। तो भाई वो है सैनिटेशन, मगर क्यों है और क्या है 7वीं अनुसूची, इसको हम जान लेते हैं पहले। तो संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का विभाजन दिया हुआ है। ठीक है, ये शक्तियां 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में बांटी गई हैं। कैसे? एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर संघ ही कानून आ सकता है, राज्य सूची में राज्य बना सकता है, समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो जो विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत है इन चारों में, वो है सैनिटेशन। यह राज्य सूची में आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल आदि राज्य सरकार के विषय हैं। ठीक है, हम यहाँ पे और बाकी चारों ऑप्शंस को भी देखेंगे कि अगर प्रश्न इस बार दूसरे ऑप्शन से बनकर आ जाता है तो आप उनको बिना डरे ये बेखटक कर पाए। ठीक है, देखिए पोस्ट और टेलीग्राफ यह संघ सूची में है, और साथ में डाक, टेलीफोन, वायरलेस संचार व्यवस्था ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, मतलब संघ के हैं। इसलिए इस पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है? केंद्र के पास है। ठीक है, इंश्योरेंस, बीमा है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बीमा, बैंकिंग, वित्तीय संस्थान है, ये संघ सूची में आते हैं। सैनिटेशन हो गया राज्य का, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यह संघ सूची में आता है। शेयर बाजार का नियम केंद्र सरकार सेबी के तहत बनाया जाता है, ये किसका है? ये हमारा संघ सूची का है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय खाद्य निगम किसके अधीन कार्य करता है? तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मतलब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। ठीक है, ये क्या है भाई? वैसे बहुत कंफ्यूजन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि जो खाद्य निगम है वो किसके कृषि मंत्रालय के अंडर काम करता हुआ, मगर ऐसा नहीं है। क्यों है कंफ्यूजन? क्योंकि अनाज की खरीद कृषि से जुड़ी हुई है, पर प्रशासनिक नियंत्रण इस मंत्रालय के पास नहीं है, इसके अधीन नहीं है। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अधीन। देखिए, तो ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके? इसके, जो हमने ऊपर बोला, विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ही अंडर में आता है। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत। ठीक है, इसके प्रमुख कार्य क्या थे? तो ये एमएसपी पर अनाज की खरीद, बफर स्टॉक बनाए रखना ज्यादा क्वांटिटी में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से वितरण होना, ये इसके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के काम थे मुख्य। अब अगर बात करें हैं अगले प्रश्न की, तो वो कहता है कि बताओ लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, तो वो होती है 25 वर्ष। ये कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 84 में दिया गया है कि संसद सदस्यता की योग्यता, जो संसद के सदस्य होंगे उनकी योग्यताओं में दिया गया है। नीचे की लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होगी। ठीक है, हमने कुछ इंपोर्टेंट लिख रखे हैं कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ये इंपोर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि आप जो है अगली बार क्वेश्चन आए तो गलत ना करें। 18 वर्ष दिया हुआ ऑप्शन में, तो ये मतदान की आयु होती है। 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1988 में, इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी एज। ठीक है, और एक दिया है ऑप्शन 35 वर्ष, तो 35 वर्ष जो होती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा और विधान परिषद के लिए इलेक्शन लड़ने की एज होती है। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पेपर पास में है। आपको प्रश्न पता होना चाहिए क्या क्या पूछे गए थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, खासकर पॉलिटी सब्जेक्ट में। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है, सेवानिवृत्ति की? तो वो होती है 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश की। ठीक है, तो अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट एज 35 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज 62 होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 217 में दिया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि 12वीं अनुसूची में जो नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है, मतलब कितने विषयों को रखा गया है? तो वो रखा गया 18 विषयों को। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें कुल विषय थे 18।
ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद इससे संबंधित है 243W, ठीक है। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायतों से संबंधित है। विषय इसमें 29 थे। साथ ही अभी हमने पढ़ा 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो नगर पालिका से संबंधित है उसमें विषय थे 18, ठीक है। अगर स्पीड को आप तेज और कम कर लीजिएगा, मुझे लगता है तेजी करेंगे आप तो कर एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि जल्दी खत्म हो पाए। बाकी मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताइए किस दस्तावेज को अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। इसके बारे में अगर जानकारी दूं तो वो है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत किया गया था इसको। इसे इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 30। भारत ने इसको समर्थन किया है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिया यूएन चार्टर, तो ये जो है 1945 में बना था, पर ये मानवाधिकार की विस्तृत सूची नहीं है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है, 1966 में आया था। यूरोपियन कन्वेंशन के बारे में दिया है ह्यूमन राइट के, तो ये केवल यूरोप में ही काम करता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के? तो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, मतलब पीएम जो अभी है करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया था, उसके तहत ऐड किया गया था। और जो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसको एनडीएमए बोलते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष वो होते हैं इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन। और जो राज्य स्तर पर होता है एसडीएमए, उसके वो होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन से नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन। इससे क्या जोड़ा था भाई? तो अनुच्छेद 21 ये जोड़ा था जिसमें लिखा है कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। अनुच्छेद 51A, इसमें क्या है? माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट इसमें ऑप्शन में दिया 62 अमेंडमेंट, तो इसमें क्या था? आरक्षण अवधि बढ़ाई गई थी, ठीक है। 99th अमेंडमेंट में क्या है? एनजेएसी। एनजेएसी क्या है? ये कोर्ट से संबंधित, वकीलों से संबंधित, मतलब जजों से संबंधित था। चलो इसको बताते हैं, जो अब निरस्त हो चुका है। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए स्थापित पुरानी कॉलेजियल प्रणाली, ये जो कॉलेजियल प्रणाली थी इससे जो है नियुक्त किए जाते थे, इसको बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति एनजेईसी, ये इसको बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसे न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानकर रद्द कर दिया गया था, ठीक है। सही किया मेरे मायने में। तो 74वां संशोधन क्या है भाई? इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये जो हमने ऊपर पढ़ा 73 और 74, ठीक है। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। बाकी जो पिछली वीडियोस हैं मैं जैसे यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ अगर पिछली वीडियो से कुछ आएगा तो यहाँ पे कम एक्सप्लेन करूंगा, तो पिछली देखी होंगी तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बेहद जरूरी है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 20-25 मिनट की वीडियो होगी, तो उसमें आप अगर 20 ही मिनट की होगी मैक्सिमम, कोशिश यही की जाएगी उसमें अगर आप 20 मिनट देखेंगे तो आपको प्रश्न अगर वहां मिल जाता है 5 नंबर और 10 नंबर का, तो ये इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा अनुच्छेद है जो कारखानों, खदान और अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध करता है, ठीक है। वो है आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, खदानों, अन्य खतरनाक कार्यों में रोजगार पर प्रतिबंध है, इनको रोजगार नहीं दिया जाएगा। देना नहीं, ये दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 14 क्या है भाई? ये समानता का अधिकार है। आपका जो है आप रंग भेद और जगह, जन्म स्थल के आधार पर आपका ऊपर जो है कोई भी मतलब समानता का अधिकार है, मतलब आपको अलग नहीं समझा जाएगा, ठीक है। यहाँ उसको यार बड़े याद नहीं आ रहा, देख रहे हो कैसी बात है। हाँ, मतलब आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 34 किससे संबंधित है? मार्शल लॉ से संबंधित है। आर्टिकल 44 तो ये समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो है क्या कहते हैं, ये डीपीएसपी के अंडर आता है। और ये डीपीएसपी में जो भी आते हैं उसका ये मतलब है कि वो
कोर्ट में उसके लिए जो डीपीएस में दिए हुए हैं हमारे संविधान में है, मगर उसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये एक तरह से निर्देश हैं या पॉइंट्स दे दिए गए हैं सरकार को कि वो अप्लाई करे, इनके ऊपर काम करे, ठीक है। करती भी है सरकार, यही काम है उनका। देखिए अगला प्रश्न है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को अभिग्रहण अधिकार कहा जाता है। ये होता क्या है अभिग्रहण, मतलब एमिनेंट डोमेन। ये होता है राज्य को यह शक्ति है कि वह सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। उसमें उचित मुआवजा देना पड़ेगा उसको। ओनरशिप वही स्वामित्व, मतलब अपनी मालिकाना हक। और यह है बोना वैकेंटिया, जिसमें होता है मालिकाना माल। ये हमारी टर्म्स नहीं है, बाहर की टर्म्स हैं। बिना उत्तराधिकारी की संपत्ति राज्य को मिलती है, ठीक है। राज्य के पास चलेगी बिना उत्तराधिकारी की संपत्ति। यह है एस्चिस्ट राजगामित्व। इसमें क्या होता है, उत्तराधिकारी न होने पर संपत्ति राज्य को जाना। सेम ही चीजें वो लगभग दोनों। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के पद के से रिलेटेड है? तो वो हमारा आर्टिकल 165 जो है महाधिवक्ता से रिलेटेड है। इसमें क्या है, राज्य का लिए एक महाधिवक्ता होगा, इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। और यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा, ठीक है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 170 दिया है, तो वो होता है भारत के संविधान में राज्य की विधानसभाओं की संरचना और सदस्य की संख्या से संबंधित है, आर्टिकल 170। आर्टिकल 160 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के कर्तव्य के निर्वहन की व्यवस्था के लिए। अगर आगे क्वेश्चन आता है आर्टिकल 160, तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। इनको यहाँ इसलिए होता जा रहा है कि अगर आगे प्रश्न आता है, हम यहाँ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। इसका सही उत्तर तो बता रहे हैं, साथ में जो ऑप्शन दिए हैं उनका वो किससे रिलेटेड है, हम यहाँ ये भी बात कर रहे हैं। तो आपके 4 प्रश्न हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ 15 क्वेश्चन कराता हूँ तो आपने यहाँ 60 क्वेश्चन कर लिए, ये समझिए, ठीक है, 20 मिनट में। आर्टिकल 160 हो गया राज्यपाल के कर्तव्य से। आर्टिकल 148 होता है हमारा सीएजी से रिलेटेड, ठीक है। उसमें क्या है, ये कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल के पद से संबंधित है, आर्टिकल 148, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये हाईलाइटेड कर रखा है। हाईलाइटेड नहीं है, लिख रखा है, आप देख लीजिए। अटॉर्नी जनरल, तो ये अनुच्छेद 76 में दिए हुए हैं। महाधिवक्ता, ये अनुच्छेद 165 में दिए हुए हैं, क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। सीएजी अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे मेंशन भी कर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है आपको, जैसे मैं यहाँ पे तेज तेज पढ़ रहा हूँ, यहाँ आपको लग रहा है कि ये मेरे को बाद में रिवाइज करनी है, तो ये सारी पीडीएफ है। हमारी जो सीरीज चल रही है, ये हमारी जो सीरीज है, ये यूपीएससी की प्रहार सीरीज, इसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी मैं यहाँ मेंशन भी कर दूंगा। पुरानी वीडियोस को आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमारे अच्छे सर हैं जो यूपी जीके कवर करा रहे हैं। ये हमारे मोहक सर हैं जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी करा रहे हैं। ये मैं हूँ आपको जो पॉलिटी करा रहा हूँ। ये डॉक्टर प्राची सिंह मैम है, ये एमबीबीएस हैं, ये आपको बायोलॉजी करा रही हैं। ये हमारे मोहित सर हैं, ये आपको हिंदी और मूल विधि करा रहे हैं, उनके पीवाईक्यू करा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे संसार सर हैं जो हिस्ट्री कवर करा रहे हैं, साथ में ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी कवर कराएंगे आपको। और चूंकि यूपीएसआई की का एग्जाम बहुत पास है और हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है ताकि आपके पास सारे पॉलिटी के प्रश्न पहुंच पाए, तो हम अगली वीडियो से कोशिश करेंगे कि ये दोनों सर जो आपको दिख रहे हैं ये भी आपको पॉलिटी क्वेश्चन कराएं, ठीक है। क्योंकि कवर कर पाना उनको अभी थोड़ा सा कठिन हो पा रहा है, तो हम उनको ये भी कराएंगे, ठीक है। आप देख पाएंगे, वीडियोस को देखिएगा जरूर ध्यान से। वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। तो हम चल रहे थे, हमारा ये 12वां प्रश्न है, यहां तक हमने कर लिया था कि उद्देशिका को किस मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। तो ये बहुत ही फेमस केस है हमारा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसी में जो बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे का भी सिद्धांत दिया गया था। 1973 का ऐतिहासिक निर्णय है ये 13 जजों की बेंच ने इस पर निर्णय लिया था, ठीक है। और उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, ये कहा था इसमें। और संसद संशोधन कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। ये सिद्धांत यहीं से आया था। और एक दिया है इसमें केस संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, तो यह चुनाव याचिका से संबंधित था। एक्सप्रेस न्यूज पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंडर में आ गया।
भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो ये था गैर कानूनी हिरासत से संबंधित, अनुच्छेद 21 से संबंधित हो गया है, समझ लीजिए ये। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये केसेस बहुत पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगर आया है तो किससे संबंधित था, तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि बताइए विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, तो वो है हमारा पार्लियामेंट के पास, संसद के पास है। ठीक है, विधान परिषद, नई विधान परिषद बना रहे हैं या किसी विधान परिषद को समाप्त कर रहे हैं किसी राज्य की, तो वो किसका अधिकार है, किसके पास ये अधिकार है, तो वो हमारे है पार्लियामेंट, मतलब संसद के पास है हमारे। ठीक है, संसद ये कार्य कर सकती है, और ये अनुच्छेद 169 के तहत है। राज्य विधान सभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ये काम कर सकती है। संसद साधारण बहुमत से कानून बनाए, साधारण बहुमत से कानून बनाए, अंतिम निर्णय संसद का होता है इसमें। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का क्या है भाई, ये सिर्फ प्रस्ताव भेज सकती है, जो स्टेट है वो प्रस्ताव भेज सकती है कि विधान परिषद की जरूरत है, तो वहां पे संसद इस पे काम करेगी, संसद सोचेगी विचारेगी, वो ही कानून बनाती है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है कि ये सिर्फ औपचारिक, इनका औपचारिक स्वीकृति देते हैं ये। ठीक है, गवर्नर का क्या काम है, तो इसकी कोई भूमिका नहीं है इस केस में। ठीक है, नई राज्य विधान परिषद के केस में गवर्नर का कोई रोल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में राजकोषीय संवाद का संतुलन चक्र, मतलब बैलेंसिंग व्हील माना जाता है, किसको माना जाता है, तो फाइनेंस कमीशन को माना जाता है, वित्त आयोग को। वित्त आयोग हमारा अनुच्छेद 280 के अंडर में दिया गया है। इसमें केंद्र राज्य करों का बंटवारा होता है, वित्त आयोग करता है, अनुदान की सिफारिश करता है। ठीक है, जो केंद्र राज्यों के बीच में करों का बंटवारा होता है, कर कितना जाएगा, कैसे करेगा, कितना आएगा, इस सब का किसमें है, वित्त आयोग के अंडर में है ये काम। ठीक है, वित्तीय संतुलन बनाए रखना इसका काम है, इसलिए इसे फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा था कि फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील किसे कहा जाता है, तो फाइनेंशियल कमीशन को कहा जाता है। ठीक है, नीति आयोग क्या करता है, ये नीति निर्माण करता है, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है ये। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल क्या करती है, ये अनुच्छेद 279 ए के अंडर में है, ये टैक्स समन्वय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आरबीआई को आप जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे किससे, पैसों से संबंधित है, वही हमारे जो है नई करेंसी होती है वही हमारी इशू करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइए कि भारतीय संविधान के उद्देश्य में व्यक्त की गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया हमारा रशिया से, रशियन रिवॉल्यूशन से। ठीक है, रूसी क्रांति 1917 समाजवादी विचारधारा सामाजिक एवं आर्थिक समन्वय पर बल देती है। ठीक है, तो वहां से हमने क्या लिया, हमारा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हमने रशिया से लिए। साथ ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन से क्या लिया, तो स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देना। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ली है। ठीक है, ये हमारे प्रेम्बल में दिए गए हैं ये सारे वर्ड्स। ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन से क्या लिया है, तो ये संसदीय सर्वोच्चता, ब्रिटेन मतलब। ठीक है, वहां से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोकसेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है, तो वो गवर्नर ऑफ स्टेट। संघ लोक सेवा आयोग गवर्नर के अनुरोध पर, ठीक है, राज्य के किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। यह अनुच्छेद 315 से 323 में दिया गया, विशेष रूप से अनुच्छेद 321 में दी गई ये वाली बात। ठीक है, राज्यपाल के अनुरोध पर यूपीएससी राज्य की सेवा आवश्यकताओं में सहायता कर सकता है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो वो हुआ था 1989 में। 1989 में हमारा एक्ट आया था। ठीक है, और अधिनियम पारित हुआ 1989 में, लागू किया गया था 1995। ठीक है, 1995 से लागू हुआ था। उद्देश्य था कि जो अत्याचार हो रहे हैं SC ST के ऊपर पे, उनके ऊपर रोकथाम की जाए। ठीक है, ये उद्देश्य था इस एक्ट का जो लाया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी, किस केस में, तो वो थी अरुणा शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अरुणा शानबॉग वर्सेस यूनियन बनाम भारतीय संघ, और ये कब आया था, ये वर्ष 2011 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी थी। ठीक है, न्यायालय ने क्या कहा, यूथेनेसिया होता है मतलब जहर का इंजेक्शन मान लीजिए इसको। ठीक है, जब ब्रेन डेड होता है व्यक्ति और उसकी कोई भी बाहर आने की कोई आशंका नहीं है कि हाँ भाई ये ठीक हो पाएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर क्या करेगा कि
उसको हटा देगा उसका ऑक्सीजन मास्क और वो खुद ही वहां पे जो है गुजर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या कहते हैं, ये इच्छा मृत्यु के लिए इच्छा मृत्यु होती है कि भाई उसकी बॉडी जो है नहीं काम कर रही है। एक ऐसा केस आया था कि बॉडी पूरी काम नहीं कर रही है और सिर्फ उसे सिर चल रहा है, वो खूब बहुत परेशान था, उसकी फैमिली उस पर डिपेंड, पूरी पूरी तरह फैमिली पे डिपेंडेंट था, सारा कुछ वही करते थे, तो उसने इच्छा मृत्यु के लिए वो करा था। तो इस केस में जो है पैसिव यूथेनेसिया दे करके उसको जो है इच्छा मृत्यु के लिए कहा था न्यायालय ने कि हाँ ठीक है कर सकते हैं ऐसा। तो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। ये गरिमा में मृत्यु का अधिकार भी शामिल है इसमें, ठीक है। लेकिन यह न्यायालय की अनुमति से होगा, ये न्यायालय जब अनुमति देगा तभी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाद में 2018 में कॉमन कॉज केस में लिविंग विल को मान्यता दी गई थी, ठीक है। एक है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार। इसमें क्या हुआ था, यह विवाह सामाजिक मुद्दों से संबंधित मामला था, ठीक है। जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस कैसा है, ये सारे केसेस जो है बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड केस हैं, इनमें कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू डाई अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। यह अरुणा शानबाग निर्णय से पहले की स्थिति है। ये जब ये 2011 में आया था, ठीक है। और ये वाला जो है जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें जो है राइट टू डाई को अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है, ये कह दिया गया था। बाद में इसको बदल दिया गया 2011 में, और इसको कहा था कि भाई इसको अलाउड कर दिया गया था, ठीक है। शारदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित मामला था, इसमें आया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1951 को क्या हुआ था, तो इस दिन भारत ने पहला गणतंत्र दिवस समारोह मनाया था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1951 को इसकी पहली वर्षगांठ, फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत ही जोरों शोरों से मनाई गई थी, ठीक है। साथ ही 26 जनवरी 1950 को जो है पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। और अगर बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। और 26 जनवरी इसलिए चुना गया था, इसका एक महत्व है, ठीक है। क्या कि 1930 में 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 219, ठीक है। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की शपथ और राज्यपाल के समक्ष ली जाती है ये शपथ, ठीक है, ये बताता है। आर्टिकल 110 क्या कहता है, ये मनी बिल से संबंधित है। आर्टिकल 200 तो राज्यपाल द्वारा विधेयक की स्वीकृति से संबंधित है। आर्टिकल 200 मतलब अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 210 तो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जानी भाषा, जो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाती है भाषा, उससे संबंधित है आर्टिकल 210। चलिएगा, वीडियो 23-24 मिनट की हो चुकी है, तो हम आज 20 क्वेश्चन ही कराएंगे, बाकी क्वेश्चन कराएंगे बाद में। और बाकी मैं आपसे कहूँगा कि आप इस सीरीज के बाकी सारे जो टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही होनहार टीचर्स हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, आपके PYQs कवर करा रहे हैं, और PYQs से इम्पोर्टेंट अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू। पढ़ाई शाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा।